हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज वीडियो ब्लॉग में बात करने वाले हैं एक ऐसे व्यवसायी के बारे में जिसके पास कुछ नहीं रहता है। वो बहुत ही सामान्य परिवार में पैदा होता है जो साइकिल पर कपड़े बेचता है, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा, उसकी सोच इतनी बड़ी होती है कि वो भारत का सबसे बड़ा व्यवसायी बनता है। जी, हम बात करने वाले हैं गौतम अडानी के बारे में। जब भी भारत में उद्योगपतियों का नाम आता है तो सबसे ज्यादा नाम लिया जाता है अंबानी का और अडानी का। उसका रीजन क्या है कि भारत के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक हैं, साथ ही साथ दुनिया के बड़े बड़े उद्योगपतियों को कम्पिटिट भी करते हैं। और इनके नाम की चर्चा इतनी ज्यादा है कि राजनीतिक दल भी अपने प्रचार के लिए, अपने हित के लिए इनके नाम का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम भारत के इन दोनों उद्योगपतियों के बारे में बात करें, मुकेश अंबानी और गौतम अडानी के बारे में, तो मुकेश अंबानी एक ऐसे व्यक्ति रहे हैं जिनका प्लेटफॉर्म खुद का नहीं बनाया गया है। इनके फादर ने एक प्लेटफॉर्म तैयार करके दिया जिसको इन्होंने आगे बढ़ाया। लेकिन गौतम अडानी एक ऐसे बिजनेसमैन हैं जिन्होंने जीरो से स्टार्ट की और यहां तक पहुंचे हैं। तो आज इस वीडियो ब्लॉग में हम बात करेंगे गौतम अडानी के बारे में। गौतम अडानी का जन्म एक सामान्य जैन परिवार में हुआ था। इनके फादर एक टेक्सटाइल का काम करते थे और उसी टेक्सटाइल के काम में ये हाथ बटाया करते थे। ये घर घर जाके साड़ियां, कपड़े बेचा करते थे, लेकिन इससे जीवन अच्छा नहीं चल रहा था। 16 साल की उम्र में ही गौतम अडानी मुंबई चले जाते हैं और मुंबई में काम ढूंढने लगते हैं, लेकिन वहां भी संघर्ष करना पड़ता है। बहुत संघर्ष के बाद उनको एक डायमंड व्यापारी के यहाँ काम मिल जाता है, हीरे का। जब वहां पे काम कर रहे होते हैं तो उनको एहसास होता है कि इस नौकरी से मेरा जीवन बहुत अच्छा होने वाला नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ नौकरी करके जीना नहीं चाहते थे, वो अपना एक एम्पायर खड़ा करना चाहते थे। कुछ दिन तक उस डायमंड व्यापारी के पास वो काम करते हैं, जिससे उनको एक्सपीरियंस होता है, लोगों से मिलते हैं। उसके बाद उस नौकरी को छोड़ देते हैं। उसके बाद खुद वो डायमंड की ब्रोकरेज करने लगते हैं और ये उनका काम चल पड़ता है। अडानी इस बिजनेस से अच्छा पैसा कमा रहे होते हैं, लेकिन 1981 में उनके भाई मुंबई से उनको अहमदाबाद बुला लेते हैं। उनको बुलाने का पर्पस ये रहता है कि उनके भाई के पास एक प्लास्टिक कवर चढ़ाने वाली इंडस्ट्री रहती है, लेकिन वो लगातार लॉस में जाती है। और गौतम अडानी के भाई अडानी को इसलिए बुलाते हैं अहमदाबाद कि वो इंडस्ट्री में हाथ बटा सके, जिससे उसका लॉस प्रॉफिट में बदल सके और ये बिजनेस रन कर सके, क्योंकि उसमें अच्छा खासा उनके भाई पैसा इन्वेस्ट कर दिए थे। दोनों भाई मिलकर काम करते हैं और प्लास्टिक कवर चढ़ाने वाली इंडस्ट्री का काम चल पड़ता है। धीरे धीरे गौतम अडानी अपने बिजनेस में आगे जा रहे होते हैं और उसी दौरान उनको एक मौका मिल जाता है। भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है। उनके बाद उनके पुत्र राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं और प्रधानमंत्री बनते ही राजीव गांधी को एहसास होता है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी लचीली होनी चाहिए, जिससे विदेशी लोग भी यहाँ पे आके काम कर पाए और भारतीय लोगों को लाइसेंस लेने में समस्या न रहे। इस पॉलिसी का फायदा उठाते हुए गौतम अडानी ने 1988 में अडानी एंटरप्राइजेस नाम की एक कंपनी खोली, जिसका काम था इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करना, और ये भी काम इनका चल पड़ा। 1991 पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार आती है और पीवी नरसिम्हा राव की सरकार को बहुत अच्छे से पता था, जब तक हम इंडस्ट्री के लाइसेंस की पॉलिसी को इजी नहीं करेंगे तब तक यहाँ पर इंडस्ट्री काम नहीं कर पाएंगी, प्राइवेट लोग काम नहीं कर पाएंगे, जिससे देश का विकास नहीं हो पाएगा। पीवी नरसिम्हा राव ने इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लेके इंडस्ट्री पॉलिसी को बहुत इजी बनाया, बहुत फ्लेक्सिबल बनाया। इन सारे पॉलिसीज का भी अडानी को बहुत ज्यादा फायदा हुआ। 1994 में गौतम अडानी का पहला आईपीओ आता है और ये आईपीओ तहलका मचा देता है, बहुत ही जबरदस्त सफलता हासिल करता है आईपीओ। चिमन भाई पटेल जो गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हैं, उनकी भी गवर्नमेंट से अडानी को बहुत जबरदस्त फायदा होता है। 8,000 हेक्टेयर फैले मुद्रा पोर्ट को अडानी को सौंप दिया जाता है। अडानी इसको डेवलप करते हैं, उसको मॉडिफाई करते हैं, उसको एक आधुनिक पोर्ट बनाते हैं। प्रेजेंट टाइम में मुद्रा पोर्ट पर 10 करोड़ टन का माल उतरता है और ये दुनिया का सबसे बड़ा निजी पोर्ट है। अडानी को अपनी कंपनी अडानी एक्सपोर्ट, अडानी एंटरप्राइजेस, मुद्रा पोर्ट से बहुत फायदा हुआ। और उन्होंने जब भी किसी स्टेट गवर्नमेंट के साथ या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ काम किया तो उन्होंने बहुत ही विश्वसनीयता के साथ काम किया, जिसके बाद बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट ने इनको काम दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत सारा काम दिया और लगातार अडानी का बिजनेस एक्सपेंड होता रहा। 1999 में अडानी ग्रुप्स ने बिल्मर के साथ मिलकर फॉर्च्यून नाम की कंपनी का संचालन किया और फॉर्च्यून नाम की कंपनी इडवेल ऑयल बनाती है, यानी कि खाने वाला तेल बनाती है। और प्रेजेंट टाइम में फॉर्च्यून के तेल आपको हर एक रसोई घर में मिल जाएंगे। इसके बाद 2005 में अडानी ग्रुप्स ने फूड कॉर्पोरेशन इंडिया के साथ मिलकर अलग अलग राज्यों में बड़े बड़े साइलोज बनाए। साइलोज वो चीज होती है जहां पर भारी मात्रा में और लंबे समय तक अनाज को स्टोर किया जाता है, जिससे वो खराब न हो पाए। उसके साथ साथ अडानी ने सभी राज्यों में जहां जहां पर साइलोज बने हुए थे, उनके आसपास ट्रांसपोर्ट का डेवलपमेंट किया, जिससे वहां पर माल को लाया जा सके और माल को वहां से भेजा जा सके। 2010 में अडानी ने ऑस्ट्रेलिया में कोयल माइन खरीदी। इस प्रोजेक्ट को नाम दिया गया कारनकाइल प्रोजेक्ट। यहां से जो भी कोयला निकलता है उसका निजी विद्युत उत्पादन में प्रयोग किया जाता है। अडानी ने सिर्फ भारत में ही अपने बिजनेस को एक्सपेंड नहीं किया, उन्होंने भारत के साथ साथ दुनिया के तमाम देशों में अपने बिजनेस को चालू रखा।
2002 में अडानी ग्रुप का बिजनेस लगभग 77 करोड़ डॉलर था, लेकिन 2014 आते-आते यह 10 अरब डॉलर तक पहुंच गया। तो आप इस बात से अडानी के बिजनेस की सफलता के बारे में समझ सकते हैं कितनी तेजी से उन्होंने अपने बिजनेस को एक्सपेंड किया और कितनी तेजी से वो ऊंचाइयों पर पहुंचे। 2019 में अडानी ग्रुप ने भारत के 6 हवाई अड्डों के मॉडिफिकेशन की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली और अगले 50 साल तक इन हवाई अड्डों के रख रखाव की जिम्मेदारी भी अडानी ग्रुप्स ने ले ली। 2023 अडानी ग्रुप्स के लिए बहुत ज्यादा मुसीबत भरा रहता है, क्योंकि उस वक्त हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ जाती है अडानी के शेयर को लेके, और रिपोर्ट आने के बाद अडानी के जितने शेयर रहते हैं लगभग 50% तक नीचे गिर जाते हैं। बहुत सारे इन्वेस्टर्स का बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है, लेकिन ये सिलसिला एक टाइम पे थम जाता है और फिर से अडानी के शेयर उन्हीं ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं जहां से वो नीचे गिरे होते हैं। अगर हम हूरर इंडिया रिच रिपोर्ट 2024 की बात करें, उसमें बताया गया 11.6 लाख करोड़ की संपत्ति के साथ अडानी भारत के सबसे बड़े व्यक्ति हैं, यानी कि उन्होंने मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ दिया। हालांकि सिलसिला चलता रहता है, कभी अडानी टॉप पे आ जाते हैं, कभी मुकेश अंबानी टॉप पे आ जाते हैं। तो हम गौतम अडानी के बारे में ये कह सकते हैं कि एक टाइम था कि उनके पास कुछ नहीं था और एक टाइम ये है कि उनके पास सब कुछ है। वो ऐसे व्यक्ति हैं जो जीरो से हीरो बने और अपने मेहनत के बदौलत बने, यानी कि उन्होंने अपना खुद का साम्राज्य खड़ा किया। अगर मुकेश अंबानी से आप तुलना करेंगे तो मुकेश अंबानी को एक प्लेटफॉर्म मिला था, उनके फादर ने वो प्लेटफॉर्म तैयार करके दिया जिस प्लेटफॉर्म को उन्होंने आगे जारी रखा। लेकिन गौतम अडानी के पास ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, उनके फादर के पास कोई ऐसा बिजनेस नहीं था जिसको बहुत बड़ा वो कर सकते थे। उनके फादर सामान्य इंसान थे जिनके पास छोटा मोटा टेक्सटाइल का काम था और वही टेक्सटाइल के काम में वो हाथ बटाया करते थे, कपड़े ले जाके घरों घरों पर दिया करते थे जिससे पैसे कमाते थे। लेकिन गौतम अडानी की सोच और उनकी महत्वाकांक्षा इतनी बड़ी थी कि वहीं पर नहीं रहे, वो भारत के नहीं दुनिया के सबसे बड़े व्यवसायी के रूप में उभरे। तो ये थी गौतम अडानी की स्टोरी। ये स्टोरी आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।